आज के हम लोग अपने इस लेक्चर में जो है यूनिट नंबर 4 जो ऑप्टिक्स है उसका जो है लेक्चर नंबर 2 हम लोग बनाने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 जिसमें आप लोगों को जो है ऑप्टिक्स का डेफिनीशन, उसके बाद लाइट का डेफिनीशन, लाइट के फेनोमेनन्स और रिफ्लेक्शन जैसा बात आपको जो है बताया गया था। आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 2 बना रहे हैं जिसमें हम लोग आज टॉपिक अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग हिंदी में परावर्तन का नियम कहते हैं। तो हम लोग जो है आज अपने इस लेक्चर में सबसे पहले जो है परावर्तन का नियम क्या क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था रिफ्लेक्शन के विषय में, मान लीजिए हमारे पास जो है यह एक रिफ्लेक्टिंग कोई सरफेस है यानी परावर्तक सतह है। ये हमारा जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी परावर्तक सतह है। अब जैसा कि आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था कि अगर किसी भी सोर्स से रेज ऑफ लाइट अगर इस सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो इस सरफेस से अगर वह इंसिडेंट होने के बाद अपने ही मीडियम में यदि वापस चला जाए तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। तो हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। अब मान लीजिए ये जो है किसी सोर्स से जो है बीम ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट या ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट आपको इंसिडेंट हुआ तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतित किरण। और हम लोग यहाँ जो है इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। ये हो गया इस सरफेस का परपेंडिकुलर जिसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, जिसका हिंदी में नाम हम लोग अभिलंब जानते हैं। ये हो गया हमारा अभिलंब। अब देखिए, जैसा कि रिफ्लेक्शन के नियम में हम लोग सीखे थे कि किसी सोर्स से अगर रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ से वह रिफ्लेक्ट होकर के अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है। तो मान लीजिए यह रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के अपने ही मीडियम में या वापस चला गया। तो देखिए, ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से और इसका नाम हम लोग देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका नाम हम लोग देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आपतन कोण। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और ये जो हमारा एंगल है इस एंगल का नाम हम देते हैं आर, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको हिंदी में कहा जाता है परावर्तन कोण। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो है 2 लॉ है जिसमें हम लोग जो है सबसे पहले फर्स्ट लॉ को समझेंगे कि यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले जो है इस नियम को हम आपको बताए थे, फिर उसके बाद इसका कुछ डाउट हम आपको क्लियर करेंगे। तो ये जो ब्लू कलर वाला है इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे और ये कहलाता है नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों जो है वह एक ही प्लेन में होता है, यानी लाइज एट सेम प्लेन। जैसे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे हाथ में यहाँ 3 मार्कर है, एक यह रेड, ब्लू, ब्लैक,
जैसा कि हम लोग अपने इस बोर्ड पे बनाए हुए हैं हम लोग उसी तरह से इसको भी ले लेते हैं। मान लीजिए या ब्लू हो गया या रेड हो गया और ये हो गया हमारा ब्लैक। देखिए ब्लू वाला कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे, ये बीच वाला क्या हो गया, नॉर्मल, और ये ब्लैक वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। और ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में है, यानी प्लेन का सेंस हम यहाँ से लेंगे। ये तीनों का तीनों एक प्लेन में दिख रहा है, मतलब आप लोग यहाँ से देखेंगे ये प्लेन है हमारा, तीनों का तीनों किस प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है। तो चलिए हम लोग इसके लैंग्वेज को लिख देते हैं। फर्स्ट लॉ हमें यही कहता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies at same plane। यानी इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग बोलेंगे आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। यानी यहाँ तल कहने का सेंस है, मान लीजिए अगर हम इस बोर्ड को प्लेन मान लेते हैं तो देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या है, इसी बोर्ड के प्लेन में है। यानी प्लेन का मतलब हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नहीं समझेंगे, प्लेन का मतलब हो गया ये बोर्ड वाला प्लेन। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब चलिए अब हम इसके सेकेंड लॉ को देखते हैं। यानी सेकेंड लॉ हमसे क्या कहता है, तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा सेकेंड लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। चलिए अब थोड़ा सा जो है हम लोग इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए अगर दिया हो ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और ये हमारा कोई इंसिडेंट रे हो और ये इसका नॉर्मल हो और ये रिफ्लेक्टेड रे हो। अगर हमसे ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, यानी ये एंगल 50 डिग्री है, तो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर व्हाट। तो देखिए ये जो आपका एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है यह एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग आई इसको बोलते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
तो हमें इसका वैल्यू बताना है कि यह कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो सरफेस का एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 50 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ये हम लोग का जो है जवाब है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ये आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इस पर कोई इंसिडेंट रे है, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है और ये हो गया इसका नॉर्मल। अगर ये एंगल हमको दे देता है सपोज 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कितना बताएंगे, यानी यहाँ पर जो आई है यह कितना होगा। तो देखिए ये सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, तो सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 30 डिग्री है और ये नॉर्मल, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वह हो जाएगा आपको 60 डिग्री, और चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और यहाँ पर चूँकि एंगल आर बराबर है 60 डिग्री, इसलिए आपका एंगल आई बराबर भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन था, हम लोग इस पर कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इसको हम मिटाते हैं, आप लोग इसका चलिए इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो चलिए हम एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विचलन कोण। देखिए यह एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी विचलन कोण हम लोग किसको बोलते हैं। तो फिर से हम लोग जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ बना लेते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले जो है टॉपिक में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए हुए थे। हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह। इसके बाद जो है हम लोग इस पर एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये हो गया इस पर एक नॉर्मल। अब हम लोग यहाँ जो है एक रे को इंसिडेंट कराते हैं, ये है हमारा इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे हो गया हमारा, इंसिडेंट रे। चलिए अब ये जो होगा ये होगा इसका रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये कौन सा रे है, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग जानते हैं नॉर्मल। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम किसको बोलेंगे, तो कह रहा है कि आप ये कल्पना कीजिए या इमेजिन कीजिए कि अगर इंसिडेंट रे इधर अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता, सरफेस से नहीं मुड़ता, तो फिर यह कहाँ जाता। तो ये जो आपका रे है, जो ब्लैक कलर वाला रे है, अगर यह रिफ्लेक्ट नहीं होता तो यह अपने रास्ते पर ऐसे सीधे निकलता। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो वह सीधे जाता। तो ये जो आपका इंसिडेंट यानी इंक्रीज्ड इंसिडेंट रे है और ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का जो एंगल आप बनाएंगे थीटा, इसी को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यानी ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी विचलन कोण।
तो अगर हम इसके डिफिनीशन को लिखें तो क्या लिखेंगे, तो कह रहा है कि इंक्रीज्ड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है या फॉर्म होता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एंगल बिटवीन increased incident ray, it is angle between increased incident ray and reflected ray, यानी आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर यह एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर निकालना होता, कैलकुलेट करना होता इस थीटा का वैल्यू, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते। तो मान लीजिए हमको पहले से पता है कि इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपका जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, और ये तीनों का तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो हम कह सकते हैं कि आई प्लस आर प्लस थीटा जो है वह 180 डिग्री होगा। तो ऐसे अगर कहा जाए कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बराबर वाट, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस जो आपका थीटा है, इस तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। चूँकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा थीटा है, तो अगर हम इस थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर। अब देखिए, चूँकि आई और आर दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, या थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2r। ये हो गया हमारे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इस पर जो है एक छोटा सा हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास यह एक रिफ्लेक्टिंग कोई सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ से यह लाइट जो है इस पर इंसिडेंट हुआ, और ये है इसका नॉर्मल, और ये है इसका रिफ्लेक्टेड रे। तो कह रहा है कि अगर ये एंगल हमारा अगर 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बराबर वाट। तो देखिए, हमको जैसा कि अभी बताया गया है, इंसिडेंट रे को हमको कहाँ बढ़ाना है, आगे की तरफ। तो चलिए हम लोग इंसिडेंट रे को जो है ऐसे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देते हैं। हमको इसी एंगल का कैलकुलेशन करना है, यही हमारा थीटा होगा।
तो देखिए जैसा कि ये हमारा 40 डिग्री है, ये वाला एंगल भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। वो कैसे? तो ये 40 डिग्री हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से 40 डिग्री हो गया। अब आइए, अगर ये 40 डिग्री है तो हम यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा हो जाएगा 50 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा जो है वो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो ये था हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। चलिए अब हम अपने टॉपिक को अब आगे बढ़ाएंगे। अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट क्या क्या टर्म्स अब इसमें आता है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड हमको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिख लेना है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम लोग को जानकारी में होना चाहिए उसको हम लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3, लाइट फॉर्म्स शैडो, यानी प्रकाश जो है छाया का निर्माण करती है। प्रकाश छाया का निर्माण करती है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग जानेंगे कि ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं ये ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, यानी प्रकाशीय वस्तु किसे कहा जाता है। तो देखिए जैसा कि आप लोग के
टॉपिक से ही यहाँ क्लियर है। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रकाशीय वस्तु। यानी हम लोग आसपास में जो भी चीज़ देखते हैं वो सबका सब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही है। यानी कॉपी हो, कलम हो, किताब हो, मोबाइल हो, या जो भी चीज़ हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, फैन, बॉल, बत्ती, बोर्ड, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से जो है दो कैटेगरी में बांटेंगे। जिसमें एक पहला नंबर कैटेगरी में हम लोग रखेंगे स्वदीप्त, स्वदीप्त वस्तु, और दूसरा नंबर में हम लोग रखेंगे प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये बताइए स्वदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है? तो स्वदीप्त वस्तु का हिंदी, पहले इंग्लिश हम लोग लिख लेते हैं। इसका हिंदी होता है सेल्फ इल्यूमिनेटेड। सेल्फ इल्यूमिनेटेड, स्वदीप्त यानी जिसके पास अपना प्रकाश हो, और दूसरा है इल्यूमिनेटेड बाई इल्यूमिनेटेड बाई अदर्स। तो हम लोग स्वदीप्त और प्रदीप्त पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए स्वदीप्त वस्तु का मतलब हुआ जिसके पास अपना प्रकाश हो। जैसे आपके घर में जलता हुआ एक बल्ब, उसके पास अपना प्रकाश होता है। या सन को हम लोग ले लें, इसके पास अपना प्रकाश होता है। या आपके हाथ में जो मोबाइल है उसके पास भी अपना प्रकाश है। तो ये स्वदीप्त वस्तु हुआ। थोड़ा प्रदीप्त वस्तु पे बात कर लें। जैसे हमारा ये बोर्ड हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, या हम हो गए, तो ये हम लोग के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो हम लोग क्या हो गए? प्रदीप्त वस्तु, यानी इल्यूमिनेटेड बाई अदर्स हो गए। और सेल्फ इल्यूमिनेटेड का मतलब हो गया स्वदीप्त। यानी हम लोग इसका डिफिनीशन छोड़ देते हैं। यानी जिसके पास खुद का प्रकाश हो स्वदीप्त होगा, और प्रदीप्त का मतलब होगा इल्यूमिनेटेड बाई अदर्स, जो दूसरे के प्रकाश से चले। अब देखिए इसी ऑब्जेक्ट के हम लोग दो पार्ट को यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक सबसे पहला नंबर पढ़ेंगे रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक वस्तु। वास्तविक वस्तु। और इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कि हमारा होता है काल्पनिक वस्तु। तो देखिए रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये दो पार्ट हम लोग के सामने हैं। रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वह ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग क्या हो गए? रियल ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट में थोड़ा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके मन में उठेगा ये सवाल कि काल्पनिक वस्तु भी हो सकता है क्या? तो जी बिल्कुल, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। यही तो ऑप्टिक्स का खासियत है। देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम लोग जो है किसी मॉल में जाते हैं या किसी सैलून वगैरह में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग जो है उस मॉल में किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ हमारा इमेज दिखता है। तो हम क्या है? रियल ऑब्जेक्ट हैं। और वो इमेज जो हमारा मिरर में बन रहा है वो एक्चुअली वर्चुअल इमेज होता है, जो कि प्लेन मिरर में बनता है। इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो देखिए हम हो गए क्या? रियल ऑब्जेक्ट। और वह हमारा इमेज कहाँ बनाना है? मिरर में। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे एक बगल वाले मिरर में हमारा इमेज दिखता है, तो क्या वह हमारा रियल वाला इमेज दिखता है? नहीं। यानी रियल ऑब्जेक्ट वाला वो इमेज होता है? नहीं। जो मिरर जो इमेज बना रहा है ना, वो इमेज अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और उस ऑब्जेक्ट का इमेज अब अलग अलग मिरर में हमको जो है दिखाई देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम जब मिरर के सामने खड़े हैं तो हम रियल ऑब्जेक्ट हो गए, और जैसे हमारा इमेज मिरर में बन गया और उस इमेज, वह इमेज जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा और उसका इमेज अगर अलग अलग दिखने लगा, तो वो जो हमारा इमेज था अब वह एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा वो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कहानी। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर जो हमारा 5 है, इसमें हम लोग देखेंगे इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब।
हम प्रतिबिंब किसको कहते हैं, अब ये हम लोग देखेंगे अपने पॉइंट नंबर 5 में। तो चलिए हम लोग जो है इसको थोड़ा पहले चेक कर लेते हैं, आप लोग का वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हम लोग का वीडियो ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है अब शुरू करते हैं, इमेज किसे कहते हैं। तो देखिए कहता है कि ये इमेज फॉर्म कब होता है, तो कह रहा है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट से अगर आपका रेज ऑफ लाइट मिरर पे गया और जब दो रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, चाहे वह एक्चुअली में इंटरसेक्ट करे या वह आगे चल के कहीं हमें ये माने हम इस चीज़ को इमेजिन करें कि वह आगे चल के इंटरसेक्ट करेगा, तो इस दोनों परिस्थितियों में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज यानी प्रतिबिंब का क्या डिफिनीशन होता है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए कहता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, क्या कह रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टू रेज actually intersect और या seems to be intersect। इसका मतलब आप लोग समझिए, देखिए कह रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टू रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट और सिम्स टू बी इंटरसेक्ट, यानी या तो वह वास्तव में इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत हो, यानी आगे कहीं इंटरसेक्ट करे। देन दैट पॉइंट of intersection is called image। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टू रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट और seems to be intersect, then that point of intersection is called image। यानी जब दो परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप में प्रतिच्छेद करें या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो तो प्रतिच्छेद करने वाले
बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए अब ये जो हमारा इमेज है इसका भी दो पार्ट है, जिसमें हम लोग जो है एक को कहते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक दूसरा है जिसका नाम है वर्चुअल इमेज, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब जैसा कि आपका डिफिनीशन है, अगर यह एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे, यानी अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे, अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे तो वह जो इमेज बनाएगा वह कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। और इंटरसेक्ट करता हुआ अगर प्रतीत हो, यानी यह एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करे, अगर हम लोग को ऐसा महसूस हो कि यह आगे जाकर के कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो उस परिस्थिति में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा फॉर्मेशन होगा? वर्चुअल इमेज का। तो चलिए ये था हमारा 5 पॉइंट जो हम लोग को जो है इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जानकारी के लिए, जो हम लोग को जानना चाहिए था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।